हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पर। हम पढ़ रहे कक्षा 10th एनसीईआरटी गणित और पिछली वीडियो में हमने बच्चे एक्सरसाइज 3.4 को ख़त्म कर दिया था। तो आज हम बढ़ते आगे बच्चे। आज हम दो चर वाली रैखिक समीकरण युग में जो चौथी विधि और लास्ट की विधि है उसको हल करने की वर्गगुणन विधि उसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, थोड़ा टफ होती है सबसे ये विधि, लेकिन अगर यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और इसको आसानी यहाँ सीख लिया तो इससे आसान भी आपको मैं गारंटी देता हूँ, इससे आसान भी आपको कुछ नहीं लगेगा। ठीक है बच्चे, तो आज हम एक्सरसाइज है 3.5 पर, जो कि है वर्गगुणन विधि, दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की। ठीक है, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो कृपया करके उन्हें देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए साथ में, और लाइक भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है प्रश्नावली 3.5, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। किसका कोई हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसके वर्गगुणन विधि से ज्ञात भी कीजिए। बच्चे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सी रैखिक समीकरण युग्मों में से संख्याओं का हल है या है नहीं, यानी कि में समांतर रेखा, या हल अनेक है यानी कि फिर में क्या है, संपाती रेखा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब तो हम पिछली क्लास में यानी कि पिछले एक्सरसाइज में दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम ज्ञात करते हैं कि दो संख्याओं के बारे में कि उनका हल है या नहीं है या अनेक हल है। तो बच्चे अपने पास तीन कंडीशन होती है, आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली कंडीशन क्या कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2, अगर इन दोनों में से तीनों इक्वल नहीं है तो वे रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी और उनका कोई ना कोई हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। याद रखना, इस कंडीशन में बच्चे अद्वितीय हल होता है अपने पास, अद्वितीय हल। और अगर A1/A2 और B1/B2 ये पहले दो इक्वल हो जाए लेकिन तीसरा इक्वल ना हो पाए तो बच्चे में होंगी समांतर रेखाएं। कौन सी? समांतर रेखाएं। और इस टाइप में कोई हल नहीं होगा अपने पास, कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है यदि तीनों ही बराबर आ जाए। कौन? तीनों अनुपात बराबर आ जाए तो क्या बच्चे क्या होगा? तो इस कंडीशन में रेखाएं अपनी है थी बच्चे संपाती रेखाएं। कौन सी? संपाती रेखाएं। और यहाँ पर हल है थे लेकिन बहुत सारे, जिनको बोला था हमने अनेक हल। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से हम दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्मों में से बता सकते हैं कि उन रेखाओं का हल होगा या नहीं होगा या बहुत सारे होंगे। तो पहला जो सवाल है ये, तो पहले तो मुझे यही बताना है कि निम्न में से किसका हल है, और यदि है तो उनको ज्ञात कीजिए। तो बढ़ते हैं बच्चे, आपके सामने फर्स्ट पार्ट है पहले प्रश्न का, उसको देखते हैं पहले। हल है या नहीं है, होगा तो उसको वर्गगुणन विधि से हम ज्ञात करना सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट चलो देखते हैं एक बार। इसमें दिया है x-3 y-3 = 0। ये समीकरण नंबर 1, और 3x - 9y - 2 = 0 ये समीकरण नंबर 2 मैंने लिख दिया है ये आपके सामने। पहले मैं इसको चेक करूंगा कि इनके कोई हल है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए बच्चे मैं इनको मानक समीकरण, अपनी मानक समीकरण a1x + के b1y + के c1 = 0 तथा दूसरी की लिख दूंगा a2x + के b2y + के c2 = 0 से कंपेयरिंग करने पर, यानी कि तुलना करने पर। अगर मैं उनसे तुलना करूं तो देखो बच्चे, a1 पहली इक्वेशन की पहली समीकरण से, दूसरी इक्वेशन की दूसरी समीकरण से। पहली इक्वेशन में a1x का गुणांक यहाँ पर कितना बच्चे? 1। चलो b1y का गुणांक 3, वो भी माइनस का। c1 अचर पद कितना? -3। इसी प्रकार a2 बोलो बच्चे, समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है? 3। b2 बोलो समीकरण 2 में y का गुणांक -9। c2 बोलो समीकरण 2 में अचर पद -2। अब मैं चेक करता हूँ a1/a2 कितना बच्चे? a1 1 और a2 3। अब चेक करो b1/b2, b1 कितना बच्चे? -3 और b2 कितना? -9। कट गया माइनस से माइनस, 3 3 जा 9, तो इसका मतलब 1/3। और चेक करो एक बार और c1/c2, c1 कितना? -3
और C2 कितना माइनस के 2, माइनस से माइनस कटा लेकिन ये अपने कटेगा नहीं, अपने सरलतम रूप में है। तो यहाँ से देखता हूँ मैं बच्चे A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1A2 कितना 1/3, B1B2 कितना 1/3, इसका मतलब ये दोनों तो बराबर है, लेकिन C1C2 जो है वो 3/2 है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन बनेगी बच्चे, पहले दो बराबर आगे, इसका मतलब ये रेखा है समांतर रेखा है, और अगर ये समांतर रेखा है तो इनका हल होगा, नहीं होगा बच्चे, इनका कोई हल नहीं है। और जब हल ही नहीं है तो आप कोई सी भी विधि लगा लो, हल निकलेगा ही नहीं, जब ये क्योंकि ये एक दूसरे को कट ही नहीं करेगी, ये समांतर रेखा है। तो ये प्रश्न तो यहीं खत्म होता है, क्योंकि आगे तो हमें तभी बढ़ना था जब कोई दो रैखिक समीकरण युग्मों का हल होगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला इसका प्रश्न नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। ये प्रश्न तो यही खत्म हो गया, आपके सामने आ गया स्क्रीन पर, देखो इसको एक बार। तो इक्वेशन दी है इसमें भी, एक तो है 2x + y = 5, और सेकंड पार्ट 2x + y = कितना 5, ये समीकरण नंबर 1, और 3x + 2y = 8 समीकरण नंबर 2। अच्छा, इनकी जांच पड़ताल तो आप ही करेंगे बच्चे सब, क्या जांच कि इनका हल होगा या नहीं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इनका हल पक्का है, क्योंकि देखो ये 2/3 है, ये 1/2 है, और ये 5/8 है, यानी कि तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब इनका हल तो होगा। और ये कौन सी होंगी बच्चे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इनका एक अद्वितीय हल होगा, उसी को मुझे निकालना है। अब ये सीखेंगे हम आसानी से बिल्कुल, और सरल रूप से एकदम, ठीक है बच्चे। तो वो भी वर्गगुणन विधि से, वर्गगुणन विधि से निकालने के लिए बच्चे देखो, सबसे पहले तो आपने को जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसको ax + by + c = 0 के फॉर्मेट में लिखना होगा, यानी कि जो अपनी सिंपल इक्वेशन होती है उसी फॉर्मेट में। तो इसको लिखूंगा मैं 2x + y - 5 = 0, ठीक है बच्चे। दूसरी को भी लिख लो, 3x + 2y - 8 = 0, यानी कि इधर अपने को कुल मिला के 0 बना देना है। अब इससे बाद में बच्चे इस काम को आप रट्टा मार लेना, ठीक है, क्या कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे। ये एक विधि होती है, इसी से हम करते हैं। क्या रट्टा मारेंगे, यहाँ x बराबर -y बराबर के 1 होगा अचर पद, और नीचे लिख देंगे सबके माइनस माइनस माइनस। अब करना क्या बच्चे, अब इससे बाद में देखो हम कैसे बढ़ते हैं। जब हम x का मान निकालेंगे तो x को ढक लेंगे, x को ढकने का मतलब x को नगण्य मान लेंगे, बाकी नीचे से जो कुछ बचा उनके अंकों की गुणा करेंगे। यहाँ देखो -8 और इधर अंक कितना 1, जिसका कुछ नहीं होता उसका कितना 1, तो -8 की 1 में होगी तो कितनी गुणा, -8 एकम -8। चिन्ह की गुणा मैंने कल बता दी थी बच्चे, प्लस गुणा प्लस इक्वल टू कितना, प्लस माइनस गुणा माइनस इक्वल टू कितना, प्लस, प्लस गुणा माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस गुणा प्लस इक्वल टू माइनस। इसको भी याद हो जाना चाह। चलो, तो यहाँ पर देखो बच्चे, मैंने -8 की 1 में गुणा करी तो -8, ये पहले से ही है माइनस, याद रखना ये बीच में माइनस रहेगा। और नीचे से गुणा करेंगे हम, ध्यान रखना कहाँ से करेंगे, नीचे से, -8 एकम -8। अब इसकी करो बच्चे प्लस माइनस माइनस, और 5 दूनी 10, यानी कि -10, ठीक है बच्चे। इसी प्रकार यानी कि x का काम खत्म। अब आते हैं हम y पर, इस माइनस को याद रखना बच्चे, यहाँ गलती होती है वरना। चलो, अब यहाँ पर देखो y को ढक लो, और हमेशा गुणा जो है नीचे से ही करेंगे हम, तो माइनस की यहाँ प्लस में होगी तो माइनस, और 8 दूनी 16, ठीक है बच्चे। ये माइनस अपना पहले से ही है। अब करो ऐसे, करो इसको नीचे ले आपस में, तो माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, और 5 दिया 15, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्या होगा, अचर पद, अचर पद को ढक लेंगे इस बार। अगर अचर पद को ढक लिया तो देखो बच्चे, यहाँ से नीचे से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, बीच में माइनस है, और अचर पद ढक रखा तो 3 एकम 3, वो भी प्लस का ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, ठीक है बच्चे। अब आगे बढ़ो, x -8 माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा 10। चलो, माइनस के y, ये माइनस के 16, और माइनस माइनस प्लस कितना 15। आगे बढ़ो बच्चे, 1 4 में से 1 गया, 3 का 1।
अब यहाँ से देखो बच्चे, इसको भी घटा लो, एक्स के अपॉन में कितना बचेगा बच्चे, चलो यहाँ लिख लेते हैं इसको, दिखाई दे रहा है नीचे, चलो लिख लेते हैं, दिख रहा है नीचे, एक्स अपॉन में कितना बचेगा 2 -8 है प्लस के 10 है, और ये माइनस के वाई अपॉन में कितना बचेगा माइनस का 1, ये माइनस से माइनस भी कट गया, इक्वल टू कितना बचेगा 1/1 यानी कि 1। अब यहाँ से बच्चे कैसे करेंगे सवाल को, यहाँ ले आता हूँ मैं, x/2 बराबर y/1 बराबर के 1। अब यहाँ से तीन चीज़ इक्वल है, अब इनको मैं 3 भाग बना लूँगा बच्चे, फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग, और यहाँ से x y का मान कैसे निकालूंगा, ये तीनों चीज़ बराबर है, मैं तो पहले और तीसरे पार्ट को भी बराबर रख सकता हूँ, तो मैं ले रहा हूँ पहले और थर्ड को, और यहाँ पर सेकंड और थर्ड को, क्योंकि तीनों बराबर है तो पहले और थर्ड को बराबर रखूँगा। पहला क्या है x/2 और थर्ड क्या है 1, तो ये उधर चले जाएगा 2 एकम 2, यानी कि x का मान आ गया 2। इसी प्रकार सेकंड कितना है y/1 और थर्ड कितना 1, तो ये उधर जाएगा 1 एकम 1, यानी कि y का मान भी आ गया 1 और x का मान आ गया 2। तो इस प्रकार से बच्चे ये इन जो दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म थी, इनका हल होता है वर्ज गुणन विधि से। बिल्कुल सिंपल है बच्चे, अगर आपने 1-2 बार क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो आपका रट्टा हो जाएगा, यानी कि आपको इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, करना क्या है बच्चे, सबसे पहले तो कैसे उसको सिंपल लाइन में बनाना है, कैसे ax + by + c = 0 में, यानी कि कुल मिला के इधर दाएं तरफ अपने को 0 रख लेनी है, पहली बात तो ये। इसके बाद x अपॉन में बराबर माइनस के y अपॉन में बराबर 1 और अपॉन में, और बीच में यहाँ माइनस माइनस रख के चल देना है। और फिर क्या करेंगे हम, जैसे x के पहुँचेंगे तो नीचे से गुणा करेंगे हमेशा a से ऊपर की ओर। ठीक है बच्चे, और y का निकालना होगा तो a से, नीचे से ही गुणा करनी है हर बार, और यहाँ भी नीचे से ही। ठीक है, बुक वगैरह में ये माइनस नहीं दे रखा, लेकिन अगर आप इस मेथड से करोगे तो आप बोलोगे नहीं, वरना अगर बुक के हिसाब से करोगे तो यहाँ पर माइनस नहीं है, फिर यहाँ पर हमें एक ऊपर से गुणा करनी आती है, जो कि हमारे एग्जाम में याद नहीं रहती। लेकिन अगर माइनस रख के करोगे तो आपको ये विधि आप घूमेंगे नहीं, सब याद रह जाएगा। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से ये सेकंड पर्सन होता है बच्चे। हम बढ़ते हैं अगले पर्सन की ओर। एक पर्सन और कर देता हूँ मैं इसका, बाकी आप खुद HW के लिए करेंगे। तो इसका फर्स्ट सवाल का फोर्थ पार्ट और कर देते हैं, वो आपके सामने आ रहा है, देखो क्या है। ठीक है बच्चे, क्या है फोर्थ पार्ट, इसमें दिया है बच्चे x - के y 3y - के 7 = 0, इक्वेशन नंबर 1, और 3x - के 3y - के 15 = 0, इन सभी का नंबर 2। इनका हल होगा, पहले तो यही बताना है, तो मैं आपको जल्दी से चेक करके बताता हूँ, आप पूर्ण रूप से चेक करेंगे। 1/3 और यहाँ से 1, यानी कि ये 7/15, तो इसका मतलब ये तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है, तो इनका एक हल होगा, ये आपस में प्रतिच्छेदाई रेखाएं होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो, तो इनका हल निकालते हैं बच्चे। क्या करेंगे, सबसे पहले x = -y अपॉन यहाँ भी लगा लेंगे बराबर 1 अपॉन। अब क्या करना है, बीच में रख देना है माइनस तीनों के, और जब x का निकालेंगे x पे हाथ रखेंगे और नीचे से गुणा करेंगे। देखो -15 की अंकों में गुणा करनी, सिर्फ -15 की माइनस के 3 में, तो पहले माइनस माइनस प्लस, और 15 दिया 45, यानी कि 45। ठीक है बच्चे, अब माइनस माइनस ये क्या हुआ प्लस, और बीच में है ये माइनस, ध्यान रखना, 7 दिया 21। ठीक है बच्चे, माइनस माइनस हो गया प्लस, कोई भी दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं y की ओर, y पे हाथ रखेंगे तो यहाँ -15, यहाँ एक तो -15 कम 15, लेकिन प्लस माइनस माइनस रहेगा, बीच का माइनस है। अब यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस को हमेशा ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखते, यहाँ लिख देते हैं माइनस प्लस माइनस ही होता है, लेकिन यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के साथ लिखेंगे, और 7 दिया 21। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। जब 1 पे आएंगे तो अचर पद को ढक लेंगे, तो यहाँ से नीचे से ऊपर गुणा करेंगे, -3 कम -3, उधर करो माइनस प्लस माइनस, और 3 3 जा 9, यानी कि माइनस का टाइम। ठीक है बच्चे, अब आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। 45 में से -21 करोगे तो 24, माइनस का y माइनस का 15, माइनस माइनस पहले प्लस 21 इक्वल टू 1/-3 माइनस माइनस प्लस के 9। ये x अपॉन कितना बच्चा 24
ये माइनस वाई अपॉन में माइनस प्लस के बचेगा 6। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ये 1 माइनस 9 प्लस के 9 तो कितना बचेगा प्लस का 6। अब यहाँ से फिर वही सवाल बच्चे, ये 3 पार्ट है, तीनों बराबर है तो मैं अलग अलग के बराबर भी कर सकता हूँ। कैसे? एक बार फर्स्ट को सेकंड के बराबर लूँगा और दूसरे में सेकंड को थर्ड के बराबर। अगर फर्स्ट भाग को थर्ड के बराबर बैठा दिया तो मुझे फर्स्ट भाग अपना x अपॉन 24 और थर्ड भाग है 1 अपॉन 6। तो x का मान निकालना होगा यहाँ से, तो 24 को उधर भेज दो, 24 ही कम 24 अपॉन में 6 कितना कटेगा 4 बार, तो x का मान आ गया बच्चे 4। ठीक है, इसी प्रकार में सेकंड को थर्ड के भाग, सेकंड भाग जो है अपना माइनस के y अपॉन 6 और थर्ड भाग है 1 अपॉन 6, तो इसको उधर भेज दो, माइनस वाई 6 कम 6 अपॉन में 6, ये कट गया एक बार, तो माइनस से दोनों ओर गुना कर देंगे तो ये माइनस उधर भाग जाएंगे, यानी कि y का मान आ गया माइनस का 1। तो इस प्रकार से प्रश्न भी हल होता है। ठीक है बच्चे, आप वर्ज गुणन विधि को इन सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ आप आसानी से सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अच्छा, ये सवाल जो होते हैं बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कंपटीशन में आपके सामने आते ही आते हैं। याद रखना, आगे आप भी कोई भी सिंपल से कंपटीशन यानी पुलिस वगैरह के भी या फिर एनडीए एयरफोर्स वगैरह के पेपर में बैठोगे तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो इन पे नोट बना लेना बच्चे, यानी कि इन पे आप इनको हाईलाइट कर सकते हो। ऐसे प्रश्नों को, ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे हम बताए बिना ग्राफ की दो ये रेखा आपस में प्रतिच्छेदी है या क्या समांतर है या फिर समपाती है। तो इसी बेस पे ये सवाल है, उसी को देखते हैं बच्चे। एक बार पढ़ो, एक बार ध्यान से आप दूसरे सवाल का फर्स्ट पार्ट। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कौन से हल बच्चे? अनेक हल। दो समीकरण आपको दिए हैं, एक तो 2x प्लस के 3y इक्वल टू 7। ठीक है, इसको मैं चेंज कर लूँगा, चलो दूसरे भी लिख लेता है एक बार। a माइनस के b इंटू एक्स प्लस का a प्लस का b इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस का b माइनस का 2। तो बताना है कि ए बी के किन मानों के लिए, ए बी के मान निकालने हैं। आपके सामने समीकरण है कि इनके जो रैखिक समीकरण युग्म है इनके अनेक हल होंगे। कितने हल बच्चे? अनेक हल। याद रखना, कितने हल? अनेक हल। अब अनेक हल का कब होंगे, अनेक हल कब बनेंगे? अनेक हल तो बच्चे तभी बनेंगे जब रैखिक समीकरणों का जो युग्म होगा उनका ग्राफ एक दूसरे के ऊपर होगा, यानी कि वे दोनों एक दूसरे को अनेक बार काट रहे होंगे, तभी तो अनेक हल होंगे। तो इसका मतलब मेरे रेखा संपाती होगी। सर जी अब तक हम जो है रेखाओं को देख के ये बताते आए हैं कि ये रेखा संपाती है या नहीं है। इस बार इसने बोल दिया कि इनके अनेक हल है। किन मानों के लिए है मैं बताना है अपने को। ए बी जो अज्ञात है यहाँ पर क्या रखूँ ताकि ये दोनों समीकरण ऐसी हो जाए कि इनका अनेक हल हो जाए। समझ रहे आप? ए बी का मान पूछा है कि किन मानों के लिए दोनों समीकरण अनेक हल होंगे। इन दोनों समीकरण के अनेक हल होंगे, यानी कि दोनों आपस में संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती होंगी। तो इसका मतलब सर जी इसने छुपा दिया कि ये रेखा संपाती है, तो अगर इनका अनेक हल बनाने तो इनको हमने संपाती मानना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तभी इनके अनेक हल होंगे। तो अनेक हल चेक करने के लिए यानी कि संपाती चेक करने के लिए बच्चे पहले मैं इसको फॉर्मेट में ले जाऊँगा। किस फॉर्मेट में? a1 प्लस एक्स प्लस b1 प्लस वाई प्लस c1। चलो, यानी कि इधर इक्वल टू 0 कर लेंगे तो ये 2x प्लस के 3y माइनस के 7 इक्वल टू 0, ये अपनी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। इसको चेंज करेंगे, a माइनस का b इंटू एक्स, ए प्लस का b इंटू वाई और सबको इधर ले आओ, तो माइनस का 3a माइनस का b और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से ये समीकरण हुई। अब देखो इनको क्या करता हूँ मैं, बड़ी वाली लिख लेंगे, इस बार थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा दूसरी लिख दूँगा a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये अपनी मानक समीकरण होती है। यहाँ पर बड़े क्यों लिए बच्चे? क्योंकि छोटे देखो सवाल ने खुद ही दिया है।
इसलिए हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इनको हमने इस बार क्या मान लिया, बड़ा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो से तुलना कर दूंगा मैं, से तुलना करने पर जो दोनों समीकरण है उनकी तुलना इन दोनों से कर दूंगा। तो यहाँ से बोलो बच्चे a1 यानी कि इसका x का गुणांक तो कितना 2, b1 बोलो 3 और c1 बोलो -7, ये रहा। इसी प्रकार a2 बोलो, a2 जो है वो x का गुणांक, x का गुणांक इस सवाल में ये है पूरा का पूरा कितना a माइनस का b, याद रखना। b2 बोलो बच्चे, b2 अगर मैं बोलूँ तो b2 जो है y का गुणांक है ये वाला, और यहाँ पर y का गुणांक है a प्लस का b। c2 कौन बता रहा है, c2 बच्चे अचर पद होता है, अचर पद इसमें x y के अलावा ये सारा पद अचर पद मानने जाएगा, जिसका मान है -3a माइनस का b प्लस का 2। ठीक है बच्चे, चलो तो अब आगे सवाल को कैसे करेंगे बच्चे, आगे सवाल को हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे अनेक हल होने पर, अगर अनेक हल होंगे तो ये रेखाएं संपाती होगी। क्या होगी बच्चे, संपाती। क्यों, क्योंकि अब तक हम बताते हैं यदि कोई रेखाएं संपाती है तो ही उनके अनेक हल होंगे, यहाँ उसका उल्टा करना पड़ेगा। मैं खुद बोल रहा है कि अनेक हल होने की स्थिति में हमें मान ज्ञात करना है, अगर अनेक हल होंगे तो ये रेखा आपस में संपाती होगी। ठीक है बच्चे, अब संपाती कैसे, अगर ये संपाती है तो संपाती वाली कंडीशन क्या थी अपने पास, बोलो बोलो, थी या नहीं थी, तीनों अनुपात जो a1 और a2 और b1 b2 और c1 c2 वो इक्वल है था, तभी हमने रेखाओं को बोला था कि वे आपस में संपाती होंगी। चलो अब यहाँ से संपाती है तो ये अनुपात भी समान होगा। चलो यहाँ a1 का मान बोलो, चलो इसको बड़े बड़े में मान लेते हैं बच्चे, हम बड़े बड़े में मानते हैं। चलो a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 बोलो बच्चे 2 और a2 बोलो बच्चे a माइनस का b, b1 बोलो बच्चे 3, b2 बोलो बच्चे a प्लस का b, c1 बोलो बच्चे -7 और c2 बोलो बच्चे -3a माइनस का b प्लस के 2। अब यहाँ से बच्चे वही बात, क्या अपने पास जो है 3 भाग बराबर आ गए, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, तो मैं क्या करूँगा, पहले भाग को तीसरे भाग के बराबर बैठाऊंगा और इस प्रकार दूसरे भाग को भी तीसरे भाग के बराबर बैठाऊंगा। अपने पास कितने अज्ञात हैं, 2, a और b, इन्हीं के मान निकालने हैं बच्चे। तो इसका मतलब सर 2 समीकरण बनेगी यहाँ से। अब मेरा यहाँ से आगे सवाल पहले जैसा ही हो जाएगा, जब 2 चर वाली रैखिक समीकरण युग्म है उनको हल करना होगा अपने आप को, आप चाहे कोई भी विधि से कर दो। चलो ठीक है, तो क्या करता हूँ बच्चे, मैं इसको फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो पहले बता लेता हूँ फर्स्ट को किसके बराबर, थर्ड के। ठीक है बच्चे, फर्स्ट को किसके बराबर, थर्ड के। अगर फर्स्ट को थर्ड के बराबर बैठा तो फर्स्ट पार्ट है बच्चे 2/a माइनस का b इक्वल टू -7/-3a माइनस का b प्लस के 2। चलो इससे बाद में क्या करेंगे बच्चे, क्रॉस गुणा, इसकी दर इसकी दर, तो 2 की इन तीनों में होगी, ध्यान रखना इन तीनों में, तो तीनों में करोगे -2 3 6a माइनस का 2b प्लस का 2 दूनी 4, इधर तो होगी क्रॉस गुणा। अब इधर करो, -7 की दोनों में होंगी, तो -7 की पहले a में तो -7a और माइनस माइनस प्लस के 7b। ठीक है बच्चे, प्लस के 7b। इससे आगे बढ़ते हैं बच्चे, या तो सबको इधर ले जाओ या सबको इधर ले आओ, सबको इधर ला रहा मैं, तो -6a, a वाले पार्ट को a के साथ लिख लेंगे, इधर आके प्लस का 7a। ठीक है बच्चे, इसी प्रकार माइनस का 2b इसी पाले में था, तो ये उधर आके माइनस का 7b, ये प्लस का 4 अपनी साइड ही है तो इसको इधर ही रखो, इक्वल टू कितना बचा 0। तो यहाँ से बोलो कितना बचा, a प्लस का माइनस का 9b प्लस के 4 इक्वल टू 0। इसको मान लो बच्चे समीकरण नंबर 3। a और b मुझे निकालना है, 2 अज्ञात है तो 2 समीकरण चाह गई। अब एक और समीकरण कहाँ से आएंगे, यहाँ से ही बच्चे। अभी मैंने फर्स्ट को थर्ड के पार्ट के बराबर बैठाया, लेकिन ये तो तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर, इसका मतलब सर जी सेकंड पार्ट जो है वो भी थर्ड पार्ट के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, होगा पक्का बच्चे। तो थर्ड पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट जो है 3/a प्लस का b, और थर्ड पार्ट जो है -7/a
माइनस का 3a माइनस का b प्लस का 2। यहाँ से क्रॉस गुणा करो, 3 की इधर करो, -3 माइनस का 3b प्लस 3 दूनी 6, -7 की इधर करो, माइनस का 7a और माइनस का 7b। ठीक है बच्चे, माइनस का 7b। चलो अब सबको इधर लो, माइनस का 9a वे प्लस का 7a हो जाएगा, माइनस का 3b प्लस का 7b हो जाएगा और प्लस का 6 इक्वल टू 0। कितना बचेगा बच्चे, माइनस का 2a और ये बचेगा प्लस का 4b और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 4। अब देखो ए बी में अपने पास बच्चे एक समीकरण यारी एक समीकरण यारी, इन दोनों का मान निकालना होगा। अब इन दोनों का मान निकालने के लिए आपके पास है 4 विधि। 4 विधि कौन कौन सी बच्चे, नंबर 1 जो हम पढ़ चुके हैं क्या, ग्राफीय विधि, नंबर 2 विलोपन विधि, नंबर 3 प्रतिस्थापन विधि और नंबर 4 जो कि अभी पढ़ रहे थे क्या, वर्ज गुणन विधि। बस वहाँ पर अचर जो है थे, यानी कि जो अज्ञात है थे, सॉरी चर जो है थे, जो अज्ञात है थे, वेरिएबल जो है थे वो एक्स वाई थे। यहाँ पर क्या ए और बी, इन्हीं को हल करना है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको आगे कोई सी भी विधि से करोगे। मैं तो इसको बच्चे अगर मैं चाहूँ तो इसको हल करना जो होगा, चलो जल्दी से करते हैं विलोपन विधि से। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ध्यान रखना कैसे कैसे हम गए। आप वीडियो को पीछे बैक करके देख सकते हो। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस टाइप के सवाल कंपटीशन में आते ही आते हैं। चलो तो आगे बच्चे ये दोनों समीकरण को ही मैं रख रहा हूँ, बाकी सबको रब कर रहा हूँ। चलो तो इन दोनों में देखो बच्चे, यहाँ पर जो माइनस का 2 है यहाँ पर ए के है, तो इसमें क्या क्या रहा हूँ मैं, इसके गुणांक बराबर कर रहा हूँ। विलोपन विधि से करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा कर रहा हूँ सिर्फ। तो समीकरण 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस समीकरण नंबर 4। ठीक है बच्चे, यानी कि समीकरण 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ने पर। अब समीकरण 3 में 2 से गुणा करो पूरी में, तो यहाँ 2a हो जाएगा और माइनस के 18b और प्लस का 2 चौक 8 कर दिया 2 से गुणा। अब समीकरण 4 में जोड़ दो, समीकरण 4 है माइनस का 2a प्लस का 4b प्लस का 6 इक्वल टू 0। जैसे आप जोड़ोगे ये कट गया, देखो विलोप हो गया ना, माइनस 18b प्लस के 4b, माइनस के कितने बचेंगे बच्चा 14b और ये 8 और 6 14 इक्वल टू 0। तो माइनस के 14b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 14, माइनस से माइनस और b का मान आएगा 14/14 यानी कि 1। अब b के मान को उठा के आप कहाँ रख सकते हो, समीकरण नंबर 3 में। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूँ, ठीक है, यानी कि समीकरण 3 में रखने पर अगर मैंने समीकरण 3 में रख दिया तो बच्चे देखो a माइनस का 9b, b की जगह रख सकता हूँ 1 प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो a माइनस के 9 कम 9 प्लस का 4 इक्वल टू 0, कितना बचा माइनस के 5 इक्वल टू 0, उधर जाके प्लस का, तो a का मान कितना बच्चे 5। इस प्रकार a का मान भी आ गया और b का मान भी आ गया। तो हम बोल सकते हैं बच्चे जो दूसरी समीकरण थी जो शुरुआत में थी a माइनस का b इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई प्लस का माइनस का 3a माइनस का 2b, सॉरी माइनस का प्लस बराबर 3a प्लस का b माइनस का 2, उसमें a का मान अगर आपने रख दिया 5 और b का मान रख दिया 1, तो वे दोनों समीकरण आपस में समपाती हो जाएगी। समझे आप, यानी कि a के इस मान के लिए और b के इस मान के लिए वे दोनों रेखाएं आपस में समपाती होंगी, यानी कि उनके अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से सवाल भी पूरा होता है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, इस टाइप के सवाल। अगला प्रश्न भी हम देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है, आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। ठीक है बच्चे, आप पढ़ो इसको एक बार। आपके सामने है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है वो बताना बच्चे। ये थोड़ा पहला सवाल तो थोड़ा टफ हो गया था, इसमें 2 अज्ञात हो गए थे ए और बी, इसलिए टफ बन गया था, वरना टफ होता नहीं। देखो इसमें सिर्फ एक ही अज्ञात आएगा के। तो सेकंड पार्ट है इसी का, ये बताना है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब समीकरण युग्म क्या है, एक तो 3x प्लस का वाई इक्वल टू 1 और दूसरी है जी 2k माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का k माइनस का 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस का 1। ठीक है बच्चे,
तो यहाँ पर ये 3 है और तीनों में से के का मान बताना है और उस कंडीशन में बताना है जब कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं है। ठीक है बच्चे, अब कोई हल नहीं है तो देखते हैं, चलो बना दे। पहले इसको कन्वर्ट कर लो, 3x प्लस का y माइनस का 1 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई माइनस का 2k और माइनस का 1 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2, इसकी तुलना कर लेते हैं बच्चे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा दूसरी समीकरण क्या, a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, यानी कि कंपेयरिंग विद इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 करने पर। ठीक है बच्चे, तो a1 बोलो कितना 3, b1 बोलो कितना 1 और c1 बोलो माइनस का 1, ये रहा। चलो a2 बोलो कितना, दूसरी समीकरण में x का गुणा ये रहा पूरा का पूरा कितना 2k माइनस का 1, वेरी गुड। b2 बोलो y का गुणांक समीकरण 2 में जो कि है k माइनस का 1, c2 बोलो अचर पद जो कि है माइनस का 2k और माइनस का 1। अब बच्चे देखो इसका क्या बनाना है मुझे, अनेक हल, याद रखोगे अनेक हल कब होंगे, अनेक हल, अनेक हल तब होंगे बच्चे जब रेखाएं, जिसको ये पता होगा वो इस सवाल को कर पाएगा। रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। कैसी होंगी, समांतर होगी, तभी तो सॉरी अनेक हल, क्या बोला सवाल ने, कोई हल नहीं है। अच्छा हाँ, कोई हल नहीं है, कोई हल कब नहीं होगा, कोई हल नहीं है, बताओ कब नहीं होगा, किसको याद है, रेखाएं जब समांतर होगी। क्यों बच्चे, क्योंकि जब रेखाएं देखो समांतर ए से, जब रेखाएं समांतर होगी एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी तो उनका कोई हल भी नहीं होगा। ये हमने पिछली क्लास में सीखा है। यदि आपने नहीं सीखा तो आप जाओ पीछे और मेरी वीडियो जो एक्सरसाइज 3.2 पर है उसमें ये बताया गया है कि कैसे बेसिक की वीडियो पढ़ी है एक बार, और एक एक्सरसाइज पे भी वीडियो पढ़ी है, उसको देखो। वहाँ हमने बताया कि कैसे दो रेखाओं का हल होता है या नहीं होता है। ठीक है बच्चे, चलो तो कोई हल नहीं है, इसका मतलब रेखाएं समांतर होगी। और रेखाएं समांतर होगी इस ये कब होगी, जब ये अनुपात, कौन सा अनुपात, ये वाला अनुपात ये बता रहा होगा, यानी कि पहले दो इक्वल हो जाएंगे, तीसरा इक्वल नहीं होगा। तो तीसरे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पहले दो को ही बराबर कर देंगे तभी रेखाएं समांतर होगी और उनका कोई हल नहीं होगा। अब a1 बोलो बच्चे कितना 3, a2 बोलो 2k माइनस का 1, b1 बोलो 1 ये रहा और b2 बोलो k माइनस का 1। तो मुझे k का मान निकालना है जिसके लिए इनका रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। कोई हल तब नहीं होगा जब रेखाएं समांतर होगी, और रेखाएं समांतर होने पे ये कंडीशन अप्लाई होगा। अब देखो बच्चों, तीसरे से कोई लेना देना नहीं है अपने को, पहले और दूसरे से ही मैं कर देंगे इस सवाल को, क्योंकि वो तो नॉट इक्वल है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। चलो इसकी इधर गुना करो, इसकी इधर गुना कर दो, क्रॉस गुना, 3 की k में 3k और माइनस 3 कम 3, 1 की इसमें दो गुना होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2k माइनस का 1। चलो 3k इधर आके माइनस का 2k, इसको उधर भेज दो, 3 प्लस का माइनस का 1, कितना बचा k, 3 में से 2 हो गया और इधर 2, इसका मतलब k का मान आ गया 2 आंसर। ठीक है बच्चे, क्या समझा आप, यानी कि k का वैल्यू 2 के लिए अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ इस समीकरण में तो इन समीकरणों में आपस में कोई हल नहीं होगा। ये यानी कि ये रेखाएं आपस में कैसे बन जाएगी, समांतर, बिल्कुल समांतर बनेंगे तो कभी काटेंगे नहीं, इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, इसको आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं विभेद गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है बच्चे, 8x प्लस के 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस के 2y बराबर 4। इसको आप खुद ही हल करेंगे वरज गुणन विधि से भी, और एक और बोला है प्रतिस्थापन विधि से। आप खुद हल करके नीचे कमेंट में आंसर बताना है मेरे को। ठीक है बच्चे, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अगला प्रश्न फिर में इक्वेशन बेस्ड प्रश्न है इस बार फिर से, कि हम पहले इक्वेशन बनाएंगे और उनके बाद उसको हल करना है। ठीक है, यदि उनका अस्तित्व है किसी भी बीजगणितीय विधि से। अच्छा आपको छूट भी है, अच्छा आपको एग्जाम में टेंशन रहेगी बच्चे कि आप कैसे हल करोगे, कौन सी विधि से हल करोगे। तो बच्चे
वो सवाल वाला यदि कोई खोल के बोल रहा है, पूछ रहा है कि उस विधि से हल करो, तो आप उस विधि से ही हल करेंगे। यदि सवाल वाले ने बोला नहीं है तो आपकी मर्जी है। क्या? आपकी मर्जी। हाँ, चारों विधियों में से आपको जो कुछ अच्छा लगे, जो सी विधि आपको परफेक्ट यानी कि अच्छे से आते हो, उसी विधि से हल कर देना। ठीक है, तो नीचे अगले जो प्रश्न है उसमें इक्वेशन को बनाना होगा पहले और फिर उनको हल करना है। अब मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दूंगा, हल आपको खुद ही करनी होगी। ठीक है, वरना वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चौथे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट पढ़ो इसको एक बार। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है मासिक खर्च का, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। अच्छा, बाकी खाने के हिसाब से ले रहा है। चलो, जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। यानी कि 20 दिन में एक लड़का है जो उसको 1000 रुपये हॉस्टल यानी कि छात्रावास में रहने के लिए देने पड़ते हैं, जबकि कोई अन्य लड़का है जो 26 दिन भोजन करता है और उसने 1180 रुपये हॉस्टल को देने पड़ते हैं। तो जो नियत व्यय है और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य है वो ज्ञात करना है। ये सवाल आपने कॉपी कर लिए है, नियत मूल्य और प्रतिदिन के मूल्य के हिसाब से पिछली क्लास में। आप इसको जल्दी से करते हैं एक बार। देखो, माना, यदि आपने नहीं सीखा तो पिछली वीडियो देखिए, उसको खोलिए। माना नियत मूल्य जो है उसको मान लेते हैं बच्चे x रुपया। कितना? x रुपया। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य उसको मान लेते हैं बच्चे y रुपया। अब देखो, दो कंडीशन देगा, दो अज्ञात होंगे अपने पास। तो फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है बच्चे कि कोई छात्रावास है जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये देता है। तो देखो, 1000 रुपये जो है उसने कैसे दिए होंगे? जो नियत मूल्य है वो तो दिया ही होगा, और प्रतिदिन भोजन के हिसाब से वे दिए होंगे बाकी। तो कितने दिन भोजन? क्या? 20 दिन। अब 20 एक दिन प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना? y रुपये। तो 20 दिन का कितना हो जाएगा? अभी बोलो 20y। बिल्कुल सिंपल। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे कि एक दूसरा छात्रावास है जो 26 दिन रहता है और 26 दिन में कितने रुपए देता है बच्चे? 1180। कितने? 1180। अब 26 दिन में नियत तो दिए ही होंगे और प्रतिदिन के हिसाब से कितने दिए होंगे? x प्लस के 26y। इस समीकरण नंबर 2। इनको आपको हल खुद ही करना है और नीचे कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है बच्चे, आप हल किस विधि से करोगे जो आपको अच्छी लगे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि सबसे आसान इसमें रहेगी विलोपन विधि। क्यों? क्योंकि देखो, विलोप करना बिल्कुल आसान हो गया। x को घटा दो, घटाने से कट गया और आंसर हमारा सिंपल आ जाएगा y में। ठीक है बच्चे, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अच्छा, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न वाले टाइप भी सवाल हमने पिछली क्लास में खूब करे। चलो इसको भी जल्दी से करते हैं। थोड़ा सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे। फोर्थ सवाल का सेकंड पार्ट। माना भिन्न का भिन्न ही मान लेता हूँ इस बार। ध्यान से देखना। भिन्न जो है वो x/y। आप पिछली वीडियो भी देखें, मैंने आराम से करवाया है इस सवाल, बिल्कुल आराम से। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ भी अच्छे से समझ में आएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा अगर आप अच्छे से डेली पढ़ रहे हो तो, यानी कि पिछली वीडियो देखी है तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलो, x भिन्न जो होती है वो x/y के फॉर्म में होते हैं। ऊपर लबांक अंश होता है, निचला हर। अब यहाँ दो कंडीशन देगी क्योंकि दो अज्ञात है अपने पास। फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है बच्चे, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। यानी कि उस भिन्न देखो अपने पास x/y, इसके अंश से, अंश ऊपर ला, इसमें से 1 घटा दो तो ये 1/3 होगी। बन गई। अंश में से कितना घटाया? 1। बाकी कुछ नहीं करना। अंश में से 1 घटाया तो 1/3 हो जाती है। इसकी दर गुना करो, 3x माइनस के 3 y कम y। इसको दर लिया 3x माइनस के y माइनस के 3 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1। सेकेंड कंडीशन कहाँ से बनेगी? चलो, सेकेंड कंडीशन में बोला है बच्चे, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। देखो, 1/4 हो रही कब? जब हर में। अब अंश हो रहा, हर ये रहा, इसमें कितना जोड़ दिया जाता है बच्चे? 8 जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ दो ना। देखो, नीचे सिर्फ हर में 8 जोड़ा है, बाकी और कुछ नहीं किया। अंश में कुछ नहीं जोड़ा, ना घटाया, और हर में सिर्फ 8 जोड़ा। चलो 4 से क्रॉस गुना कर लो, 4 एकम 4x और प्लस के y प्लस का 8। इसको इधर ले आओ
तो ये अपने पास समीकरण नंबर 2। अब आप चाहे विलोप विधि से कर लो, प्रतिस्थापन विधि से कर लो, वर्ग गुणन विधि से कर लो, या क्या ग्राफीय विधि से कर लो। तो मेरा आसान रहेगा विलोप विधि। देखो यहाँ माइनस वाई, यहाँ माइनस वाई, इसमें से उसको घटा दो तो वाई खत्म एकदम। ठीक है बच्चे, तो विलोपन विधि से हल करना बिल्कुल आसान होगा। आप कमेंट में इसको हल करके आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट का तीसरा सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। अच्छा, और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसने सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते तो 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने % थे? देखो बच्चे, इस टाइप का सवाल लेना है, टाइप का सवाल है, इसको करेंगे। यानी कि इक्वेशन में बनाऊंगा, सिर्फ ध्यान रखना। चलो इसको अच्छे से समझते हैं। अच्छा, एक बात रख, इसमें पढ़ने से एक बात आपको पता चल रहा है, टेस्ट में कितने % थे, % बताना है बच्चे कितने थे। अच्छा, एक काम क्या है, हो क्या रहा है बच्चे, यानी कि अलग अलग टाइप की 2 कंडीशन बना रहा है। इसमें एक बार तो बोल रहा है कि यदि मैं सही अंक पे इतने नंबर दूँ और गलत पे इतने तो इतने अर्जित करेगा। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि अगर मैं सही अंक पे दूसरे दूँ और गलत अंक पे फिर अलग से काटूँ तो इतने बन रहे। तो वही बता रहा है कि बच्चे तो बताओ गणित में पेपर में जो % थे वे कुल कितने थे। तो मान लेंगे बच्चे, माना जो पेपर में लड़के ने % कर रखे हैं और सही % कर रखे हैं, मैं मान लिया अपने पास बच्चे x% है, और गलत % यानी कि जो उसने गलत करे वे करे y। अच्छा, कुल % कितने होंगे फिर बच्चे, ध्यान रखना, मैं कुल % बताने हैं इसमें। तो कुल % अपने पास हो जाएंगे बच्चे, जो सही और प्लस गलत दोनों मिला के x प्लस का y। बाद में आंसर वही देना है, कभी x को दे दो या y को, इसमें मुझे कुल % बताना है। तो मैंने सही % मान लिया x और गलत % मान लिया y। अब देखो 2 कंडीशन है। एक में बोल रहा है कि उसने 40 अंक अर्जित किए। कैसे किए? जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अब देखो सही % उसने करे कितने, x। पहले ये बताओ कितने अंक मिले, 40। ये कैसे कैसे मिले, इक्वेशन बनाना यही हार्ड है, हार्ड नहीं है। यदि आप आसान से दिमाग से शांति से बनाओगे तो कुछ भी नहीं है, और इक्वेशन बन गई तो समझो आपका 50% क्वेश्चन पूरा। चलो अब तो ज़्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि आगे क्या करना है, सोल्व। और सोल्व आप कितनी विधि से कर सकते हो बच्चे, 4 विधि से। तो अगर आपने इक्वेशन बना ली तो ये समझो आपका % पूरा हो गया, क्योंकि आपके पास आगे 4 तरीके हैं उसको सोल्व करने के। चलो 40 अंक अर्जित किए, कैसे कैसे किए, सॉरी 3 अंक, तो 3 जो है वो x% सही किए, और जो x% सही किए उन पे 3 अंक मिले। तो अगर 10% सही करते और प्रत्येक पे 3 नंबर तो कितने मिलते, 3 दाम 30। तो अब कितने किए x, और एक पर कितने मिले 3x। तो ये तो मिले उसने सही प्रश्नों पे अंक, और इसमें से कटौती हुई। कटौती कौन सी हुई, जो गलत की है। ऐसे ही होता है बच्चे, आप जब कंपटीशन में बैठोगे तो नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं इसको, यहीं से ही होता है। ठीक है, अभी आप बोर्ड एग्जाम में जब आप कभी NDA वगैरह, एयरफोर्स वगैरह या पुलिस वगैरह के एग्जाम दोगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ पर नंबर ऐसे ही कटते हैं। वरना कोई भी, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर आता है ना कि सब्जेक्टिव, और वहाँ पर हम सभी प्रश्नों के जवाब तो दे नहीं सकते, वरना ऐसे तो कोई भी मतलब एक लोकल बच्चा भी पास हो जाएगा। कैसे, जय माता दी करके, क्या, जी हाँ, सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, क्या पता उसका तुक्का यानी कि कोई से पेपर में ऐसा बैठ जाए कि उसके प्रश्न से ही मिल जाए कुछ ज़्यादा, और जो गलत है उनसे कटे ही ना, यानी कि गलत सवालों का जवाब भी उनमें से कटे नहीं। तो इसका इलाज है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई तुक्के से पास ना हो जाए। अगर तुक्का मारेगा तो जो गलत होंगे उनसे कम कट तो जाएंगे। ठीक है, चलो, और तुक्का मारने से भी डरेंगे। तो ये माइनस होंगे कौन से, जो उसने गलत किए। गलत किसने किए, y%, और कट रहे कितने 1% पे 1 अंक की, तो कुल कितने कट होंगे y। ये अपनी बनेगी समीकरण नंबर 1। बोलो समझ में आई या नहीं, आई या नहीं। चलो सेकंड कंडीशन देखते हैं, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि 50 अंक मिलते कब, जब यदि 4 अंक उसने सही उत्तर में मिलते और 2 अंक की कटौती होती। तो सही तो उसने x ही कर रखी है, पेपर एक ही है, तो और सही अंक पर कितने मिले, सही % पे 4 अंक, और कटौती कितने की, अच्छा गलत कितने का रखे y, और कटौती इस बार हो रही
2 अंकों की, तो 2 अंकों पे की y प्रश्नों पे 2y, ये समीकरण नंबर 2। बोलो समझ में आए या नहीं आए? चलो तो इसको आगे आप सोल्व करेंगे और आप खुद ही बताएंगे नीचे कमेंट में कि कुल प्रश्न कितने हैं इसके। ठीक है, आप कोई सी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं आप। तो पढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो हमें 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के बाद मिलती है। दोनों कारों की चालें ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो इस सवाल को पढ़ने से पहले यानी कि हल करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चे, जब एक चीज़ होती है जो कि फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, सापेक्ष गति। सापेक्ष गति क्या होती है बच्चे? जब दो वस्तुओं की गति एक साथ होती है उसको बोलते हैं हम सापेक्ष गति। अब यदि में गति एक ही दिशा में हो रही है दोनों वस्तुओं की या दोनों कारों की या दोनों ट्रेनों की, तो वहाँ पर ट्रेनों की जो गति है वो दोनों की माइनस हो जाती है। जबकि अगर विपरीत दिशा में होती है तो वहाँ पर होती है में ऐड। इसको आप रट्टा मार लेना सीखेंगे तो हम 11वीं क्लास में फिजिक्स में। ठीक है बच्चे, सापेक्ष गति में। तो याद क्या रखना अपने को याद इतना ही रखना है कि जब दो गति विपरीत दिशा में होंगी तो उनकी चालें ऐड हो जाएंगी। चाल का मतलब जो उनकी स्पीड होगी उसको ऐड कर लेंगे, और जो चाल एक ही दिशा में होगी तो चालें घट जाती है। ठीक है, चलो आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। जो कुछ भी उसने बोला है उसी को मान लेंगे। दोनों कारों की चालें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं बच्चे, माना 2 कार हैं, कार ए है और एक बी है। अच्छा, स्थान है तो पहली कार की चाल मान लेते हैं बच्चे x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल कितना मानोगे? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अच्छा, अपने पास एक फॉर्मूला वो आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, आपके याद तो होगा नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो जाता है चाल गुना समय। ठीक है बच्चे, इसको आप याद रखिए। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो इसको याद रखना आप, आगे आगे काम आएंगे, इसी का यूज करेंगे हम। अपने को सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो ये चाल होती है, ये जो चाल होती है, अगर विपरीत दिशा में गति हो रही है तो क्या होगी बच्चे? ऐड जुड़ जाएगी। यानी कि अगर 2 चीज़ होंगी, एक x की और एक y की, तो उनकी ऐड हो जाएगी x प्लस की y। और अगर समान दिशा में होंगी यानी कि एक ही दिशा में, तो चालें होंगी माइनस, यानी कि x माइनस का y। ठीक है, चलो अब आते हैं सवाल पर बच्चे। देखो अपने पास 2 स्थान है। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन बना लेते हैं ऐसे में, एक ए और एक बी एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 100 किलोमीटर की, जो कि सवाल ने खुद बोला है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है बच्ची, तो पहली कंडीशन में यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो हमें 5 घंटे बाद मिलती है। एक ही दिशा में मतलब भिन्न भिन्न चालों से यहाँ से चल रही ए से और ए से, मान लो ये एक्स वाली चाल और ये वाई वाली चाल। ठीक है, तो ये 5 घंटे बाद मिलती है। कितने? 5 घंटे बाद। एक ही चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है 100 किलोमीटर के अंदर। ठीक है बच्चे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करी और यहाँ मिल गई। अच्छा, इसका मतलब बच्चे मान लो ये इसकी चाल जो है कम है और इसकी चाल कम है, इसकी चाल कम है इसकी ज़्यादा है, तो ये बताओ पहले किसको चलाओ? पहले इसको देख लो एक बार, पहले इसको देख लो कि मान लो x की ज़्यादा है और y की कम है, तो पहले कौन चली होगी? y चली होगी ना। अब भाई तभी तो पकड़ेगी उसको ये 5 घंटे बाद यहाँ। अब तुम पहले ही x को भगा दोगे जिसकी ज़्यादा है और इसकी क्या है? कम है। अगर पहले ही तुम x को भगा दोगे तो y इसको पकड़ना ही नहीं, क्योंकि इसकी तो पहले ही कम है। इसका मतलब पहले किसके चलाना होगा? y को, और उसके कुछ टाइम बाद x को, तो हमें 5 घंटे बाद यहाँ पर मिलती है। ठीक है बच्चे, कुल मिला के ये बात है। तो अपने को एक याद रखना, फॉर्मूला तो एक ही लगेगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन जब चाल
एक ही दिशा में होगी तो चाल क्या होगी, घट जाएगी, और जब विपरीत दिशा में होगी तो जुड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको याद रखना, दूरी बटे समय। अब चाल बोलो, देखो बच्चे एक ही दिशा में हो रही है ना दोनों की, तो चाल यहाँ पर क्या होगी, एक ही दिशा में ऐड, तो एक्स वो सब्ट्रैक्ट यानी कि घट जाएगी, एक्स माइनस के वाई। दूरी कितनी चली, 100 किलोमीटर। कितना टाइम लिया, 5 घंटे। तो कितना, 20, यानी कि एक्स माइनस के वाई इक्वल टू कितना, 20। समीकरण नंबर 1। समझ में आया, बिल्कुल। आगे बोलो सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी बच्चे, ये अपना ए स्थान, ये अपना बी स्थान, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ से x चलेगा और इधर से y चलेगा। तो ये 5 घंटे बाद, सॉरी इस बार कितना टाइम लिया, 1 घंटे के बाद, कितने, 1 घंटे के बाद मिलती है, रास्ते में मिले होंगे कहीं ना बीच में। अब ये बताओ यहाँ पर कम टाइम क्यों लिया और यहाँ पर ज़्यादा टाइम क्यों लिया, क्यों, क्योंकि बच्चे देखो कुल मिला के यहाँ से भी 100 किलोमीटर के बाद ही, यानी यहाँ भी 100 किलोमीटर दूरी जा रही है, यहाँ भी 100 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर दूरी जो है वे कुछ इसने तय कर दी, कुछ इसने तय कर दी, तो कम तो टाइम लगेगा ही। जबकि यहाँ पर दोनों ने तय करी 5 घंटे जो है, यानी कि यहाँ 100 किलोमीटर बी तक एक्स वाली गाड़ी भी आई और वाई वाली गाड़ी भी आई। एक्स वाली गाड़ी बाद में आई, नहीं आई तो दोनों यहाँ पर तो टाइम पे, लेकिन ये बाद में चली थी यहाँ से, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा थी और वाई की कम है थी। तो ये दोनों ने ये करी कुल मिला के यहाँ दूरी, जबकि यहाँ दोनों ने इधर कुछ इधर से चल दी, कुछ इधर से चल दी, तो कम समय तो मिलेगा ही। इसलिए ध्यान रखना बच्चे, जब विपरीत दिशा में गाड़ी चलेगी तो उनकी चालें जो होगी में ऐड हो जाएगी, क्योंकि इधर से भी चले जा रहा है, इधर से भी चले जा रहा। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही लगेगा अपना, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलो चाल इस बार ऐड हो जाएगी, एक्स प्लस के वाई, इसकी चाल एक्स है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी वाई है, दूरी अब भी 100 ही चली, लेकिन कितना टाइम लिया, 1, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 100। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इसको आपको हल करना है कोई सी विधि से। ये कर देते हैं, देखो दोनों को ऐड करो, कट गया, और 100 और 120, 100 और 20 120, तो एक्स की वैल्यू 120, एक्स की वैल्यू 60, यानी कि आ गया अपने पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स का मान उठा के रख दो 60, तो वाई का मान आ जाएगा 100 में से 60 गया 40, तो यहाँ आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से दोनों कारों की चालें आ गई। ठीक है बच्चे, चलो तो बढ़ते आगे सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अच्छा, और यदि हम लंबाई को 3 इकाई आगे क्या, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, यानी कि दोनों को बढ़ा दे। अच्छा, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। विमाई का मतलब बच्चे उसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है मुझे। चलो इसकी भी हम समीकरण बना के आपको देते हैं, आप कमेंट करके नीचे आंसर बताना खुद। इसका आंसर तो मैंने निकाल ही दिया पिछले सवाल का। चलो लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का करते हैं इसको खत्म। तो आयत है, मान लेंगे बच्चे जो कुछ भी उसकी विमाई निकालनी, तो आयत की जो लंबाई है उसको मान लेते हैं बच्चे एक्स, मापक दिया कुछ छोड़ो, तो एक्स इकाई, वर्ग इकाई बोला है ना, और जो आयत की, क्योंकि बताया नहीं कि मीटर में है या सेंटीमीटर में है चौड़ाई, वो मान लेते हैं बच्चे वाई इकाई। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ क्षेत्रफल कितना होगा आयत का, किसको बताए, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, बताते नहीं हो। चलो तो यानी ये हो जाएगा एक्स वाई, ये फिलहाल का है ना, इसमें हम घटा रहे ना बढ़ा रहे, घटा बढ़ा रहे। तो अब जब सवाल के हिसाब से इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन दी, ये अपने हिसाब से जब उसकी लंबाई एक्स और चौड़ाई वाई है तो क्षेत्रफल है इतना एक्स वाई। ठीक है बच्चे, अब देखो फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कम होगा। अच्छा, कम कब होगा, कम जब ही होगा जब तो या तो लंबाई घटाओ या चौड़ाई घटाओ, कोई एक चीज़ घटा लो या दोनों घटा लो थोड़ा थोड़ा, तो तभी कम होगा, याद रखना। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अच्छा, एक हिसाब से और भी कम हो सकता है बच्चे, कैसे, लंबाई को ज़्यादा मात्रा में घटा दो और चौड़ाई को थोड़ा बहुत ही बढ़ाओ, तब भी कम ही हो जाएगा, या चौड़ाई को ज़्यादा मात्रा में घटा दो और
लंबाई को कम मात्रा में बढ़ाओ। यानी कि एक चीज़ को अगर कम करना है क्षेत्रफल तो एक चीज़ को ज़्यादा घटाना पड़ेगा और एक को कम बढ़ाना। अगर बढ़ा ही रहे तो थोड़ा बहुत बढ़ा लो। चलो तो ऐसा ही कर रहे हैं बच्चे। देखो क्या बोल रहा है, नया क्षेत्रफल, ध्यान रखना फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से नया क्षेत्रफल जो है वो घट जाता है कितना, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। किससे, फिलहाल कितना अपना xy, इससे 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। लेकिन कब कब ये याद रखना, जब जो है उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जा। अब लंबाई कितनी x, इसको 5 इकाई कम कर दिया तो यानी कि लंबाई होगी x माइनस के 5, और चौड़ाई को जो है 3 इकाई बढ़ा दी जा। चौड़ाई कितनी y, और इसको बढ़ा दिया 3 इकाई, इसको बढ़ा रहे तो लंबाई गुना चौड़ाई वही क्षेत्रफल। अब ये है xy माइनस के 9, ठीक है। यही तो 9 वर्ग इकाई कम हो गया। कब, जब लंबाई को तो 5 इकाई कम कर दिया और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया। तो जो नया क्षेत्रफल है वो इतना होगा, पहले से 9 वर्ग इकाई कम। बोलो आए या नहीं आए। चलो देखो इसको कैसे करेंगे, x की y में xy, x की 3 में 3x, x का काम करता अब y की करो माइनस के 5y और माइनस प्लस माइनस के 15 इक्वल टू xy माइनस के 9। अगर दोनों साइड इक्वल है तो उसको काट लेते हैं बराबर चिन्ह के, xy इधर भी काट लिया तो 3x माइनस के 5y माइनस 15, इसको इधर आके प्लस के 9 तो कितना बचेगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 देखो यहाँ बना रहा हूँ मैं सेकंड कंडीशन के हिसाब से। बोल रहा है बच्चे यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दे, दोनों को बढ़ा दिया इस बार, तो बताओ क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा यार, सीधी सी बात है। अगर लंबाई भी बढ़ाओगे और चौड़ाई भी बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ही। तो जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। देखो इस हिसाब से नया क्षेत्रफल आ रहा है, वो आ रहा है 67 ज़्यादा, यानी कि xy जो पुराना क्षेत्रफल है उससे 67 ज़्यादा। कैसे दोनों चीज़ों को बढ़ा के। तो बढ़ाओ बच्चे, जितना बोल रहा है, लंबाई को कितना बढ़ा दिया 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई। तो लंबाई को अगर 3 इकाई बढ़ा दिया तो लंबाई हो जाएगी x प्लस के 3 और चौड़ाई को 2 इकाई, तो ये हो जाएगी इतना। बोलो हाँ या ना, ठीक है। लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, तो नया क्षेत्रफल ऐसे बैठेगा ना, लंबाई गुना चौड़ाई। अभी बैठ रहा है ये और अपने हिसाब से बैठना चाहिए, ये कर लो इसकी गुना। x की y में xy और प्लस के 2x, y की करेंगे 3y प्लस 3 2 6, xy प्लस का 67, xy खत्म तो 2x प्लस का 3y, उसको दर्जा के माइनस कर लो 61 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 और समीकरण 1 दोनों को आपको सोल्व करना है, ठीक है बच्चे। कोई सी भी विधि से, आपके पास 4 विधि है और सोल्व करके नीचे कमेंट में आंसर देना है जरूर, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज खत्म होती है बच्चे, आगे पढ़ेंगे अंकल को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो पढ़ाई में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, और इस वीडियो को शेयर भी करो। धन्यवाद।